नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रूस से तेल आयात को काफी ज्यादा कम करने के यूरोपीय संघ के फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पूर्वी यूरोप के दौरे पर रवाना हो गए। यूरोपीय संघ ने साल 2022 के अंत तक रूस से तेल आयात में 90% की कटौती करने का फैसला लिया है और यूरोपीय संघ के इस फैसले के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन युद्ध के जमीनी स्तर पर आंकने के लिए पूर्वी और मध्य यूरोप के लिए रवाना हो गए। एस जयशंकर स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा और चेक गणराज्य के प्राग का दौरा करेंगे, जहां उन्होंने 2 दशक पहले भारतीय राजदूत के रूप में काम किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप के अपने दौरे पर उन देशों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने यूक्रेन से भारतीय लोगों को बाहर निकालने में भारत के ऑपरेशन गंगा के दौरान मदद की थी। आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत मोदी सरकार ने इस साल फरवरी-मार्च में युद्धग्रस्त यूक्रेन से 23,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला था। यूरोप यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्टो से 27 मई को मुलाकात की थी और यूक्रेन के लंबे युद्ध और विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभावों पर दस्तक पर एक स्पष्ट चर्चा साझा की। आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि हंगरी ही वो देश था जिनमें भारत को पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ के साथ लगातार जुड़े रहने की आवश्यकता से अवगत कराया गया था। रूस की सेना अभी भी पूर्वी यूक्रेन में ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और डोनबास और लुहांस्क क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिससे यूरोप के पूर्वी मध्य और बाल्टिक राज्यों के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा बन गया है, जिसमें पश्चिमी यूरोप के लिए हमेशा की तरह व्यापार होता है, जबकि युद्ध पर नजर रखने वालों का मानना है कि रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने के बाद कीव के साथ शांति के लिए बातचीत करेगा। साथ ही लिखित गारंटी की मांग करेगा कि यूक्रेन किसी भी हाल में नाटो में शामिल नहीं होगा, जबकि पूर्वी यूरोप का मानना है कि युद्ध को समाप्त करने में दोनों पक्षों का कोई प्रोत्साहन नहीं है। वहीं अभी भी आपको बता दें कि भारत ने अभी भी यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थिति न्यूट्रल बरकरार रखी हुई है। इस बीच यूरोपीय संघ के राजनयिकों ने कहा है कि यूरोपीय संघ के नेता ब्रसेल्स में एक शिखर सम्मेलन में रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत होने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन रूसी तेल आयात पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाएगा, इस पर फैसला आने वाले हफ्तों में ही लिया जाएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि हम रूस पर प्रतिबंध लगाने के 6ठे पैकेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस फैसले के मुताबिक रूस से तेल आयात पर 27 देश सहमत हो रहे हैं, जिनमें रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि रूस से तेल आयात को काफी ज्यादा कम करने के यूरोपीय संघ के फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पूर्वी यूरोप का दौरा कर रहे हैं। कितना अहम ये दौरा मानते हैं? देखिए, मेरे विचार से दौरा बहुत अहम है कि भारत ने अभी पिछले में यूरोप के साथ अपने संबंधों को बहुत ही महत्व दिया है। हमने देखा अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी गए थे, 3 दिन में 3 देशों की उन्होंने यात्रा की थी। वहां पर वो गए, जर्मनी में ओलाफ शोल्ज से मिले और पहली मर्तबा ओलाफ शोल्ज से मिले जब वो चांसलर बने हैं। उसके बाद डेनमार्क गए, कोपेनहेगन में वो उनके प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन से उनकी मुलाकात हुई और द्वितीय भारत नॉर्डिक समिट भी वहां पर हुआ 4 साल के बाद। पहला नॉर्डिक समिट स्टॉकहोम में हुआ था 2018 में और उसके बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी वो मिले जाकर। वो बिल्कुल पहले विश्व नेता थे जो कि उनके इलेक्शन के बाद उनसे मुलाकात हुई। तो इसको हम बहुत महत्व दे रहे हैं अपने संबंधों को, जो यूरोप के साथ आगे और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और गहरे होते जा रहे हैं। आपको याद होगा जो
24, 25, 26 को जब भारत में रायसीना डायलॉग हुआ था, तो उसमें भी उर्सुला वॉन डर लेयन जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, वो वहां पर चीफ गेस्ट थी और करीब 10-15 विदेश मंत्री थे यूरोप से जो आए थे। उन्होंने इन पर्सन इसमें सम्मिलित हुए थे रायसीना डायलॉग में। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है जो पिछले साल मई में जब पोर्टो पुर्तगाल में एक EU इंडिया समिट हुआ था, तो उसमें EU+27 थे, मतलब जो भी 27 देशों के नेता थे वो भी वहां पर इन पर्सन सम्मिलित उसमें शामिल हुए थे। और ये पहली बार है जो अमेरिका के साथ ऐसा संबंध यूरोप ने बनाया है जो उनके 27 नेता मिलते हैं बातचीत में, और भारत दूसरा देश है। तो मैं कहूंगा इसको हमने अपने संबंध जो हैं यूरोप के बहुत महत्व दे रहे हैं, न केवल आर्थिक तरीके से परंतु सामरिक तरीके से भी। इंडो पैसिफिक में भी बहुत महत्व है इन सभी देशों का, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, नेदरलैंड्स हो, यूरोपियन यूनियन की अपनी आई है, उसमें आउटलुक आई है, इंडो पैसिफिक की आउटलुक आई है। और जैसे आपने बताया नेहा जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, जो इन सब में हमारी बहुत सहायता की थी जब हम करीब 23,000 अपने नागरिक हैं उनको हम यूक्रेन से निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो सभी इन देशों ने, चाहे ये पोलैंड हुआ, स्लोवाकिया हुए, हंगरी हुए, रोमानिया हुए, ये सभी देशों ने भारत की बहुत सहायता की थी। तो एक ये उनका धन्यवाद करने के लिए, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देश के शीर्ष नेताओं से बात करके उनको धन्यवाद किया था जो आपने हमारी बहुत सहायता की है, परंतु यूरोप एक बहुत ही बड़ा प्लेयर, स्टेक होल्डर विश्व की शांति और समृद्धि में उभर कर आ रहा है। और इसीलिए हमें ये बिल्कुल ठीक है जो हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं और अपने इन देशों का वो दौरा कर रहे हैं। ठीक है, जितेंद्र जी भी हमें साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र जी, जिस बात का जिक्र अभी अशोक जी कर रहे थे कि एस जयशंकर देखिए दौरे पे तो है और वो ब्रातिस्लावा साथ ही साथ प्रयाग का दौरा भी करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि वो वहां पर भी जाएंगे जहां 2 दशक पहले भारतीय राजदूत के तौर पर वो काम कर चुके हैं। ये कितना बेनिफिशियल रहता है, जहां आप राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं वहीं का आप दौरा कर रहे हैं किसी देश के विदेश मंत्री के तौर पर, कितना बेनिफिशियल रहता है ये, और किन मुद्दों पर अभी आपको लगता है चर्चा हो सकेगी? क्योंकि अशोक जी ने भी कहा, देखिए जो ऑपरेशन गंगा के दौरान जो सक्सेस हुआ ऑपरेशन गंगा, वहां पर जाकर उन भारतीय लोगों को बाहर निकालने में जो मदद मिली है, ऑपरेशन गंगा जो सक्सेस हुआ है, उनके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ उनका भी धन्यवाद होगा जो लोग उसमें शामिल हुए थे, जिस तरह से उसमें मदद मिली। तो क्या आपको लगता है कि और कितने अहम विषय और अहम मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बातचीत होगी? जैसे आपने कहा, सज्जनहार साहब को बहुत अच्छे से वो आपको बताएंगे कि किसी जगह आप अगर 15-20 साल पहले या कभी भी डिप्लोमेट के रूप में रहते हैं तो बहुत सारे यूजफुल कॉन्टैक्ट्स आप बिल्ड करते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होता है जो आप बिल्ड करते हैं, और इनफॉर्मली कभी कभी ये रिलेशनशिप भी आपको मदद करते हैं आगे जाने में, कभी किसी डिफिकल्ट इश्यूज हैं उसमें आगे जाने के लिए। ऐसा कहा गया कि यूरोप जो है एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और अभी जो स्थिति जो यूक्रेन की लग रही है कि देखिए युद्ध 100वें दिन की तरफ पहुंच रहा है और कोई भी ऐसी पहल नहीं सामने आ रही जिससे युद्ध समाप्त हो चुके। तो देखिए इस दौरान में ऑपरेशन गंगा और धन्यवाद वगैरह ये सब बातचीत तो है ही है, लेकिन इन तमाम यूरोपियन देशों में एक उम्मीद की जा रही है भारत से कि भारत की तरफ से कोई भी बैक चैनल कहें या कोई भी ऐसे एक इनिशिएटिव हो या कोई गुडविल ऐसा हो जिससे कहीं कोई रास्ता निकले कि ये युद्ध समाप्ति की तरफ जाए या कम से कम एक सीज़फायर की तरफ जाए। क्योंकि देखिए कि युद्ध से बर्बादी जो हो रही है वो बहुत ज्यादा है। रशिया धीरे धीरे ही सही, लेकिन रशिया जो है वो एडवांस कर रहा है और रशिया रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप देखें कि ये सैंक्शन हुए हैं, ठीक है, सैंक्शन पे बड़े मतभेद है, सैंक्शन का असर पड़ेगा रशिया पे भी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि रशिया उस सैंक्शन की परवाह नहीं करते हुए भी अपने में वो आगे बढ़ते जा रहा है। संभव है उसकी इकोनॉमी 10%, 15%, 20% श्रिंक भी करेगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ देखिए कि तेल और इसके गैस की प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, और जो भी उसका एग्जिस्टिंग मार्केट है वो एग्जिस्टिंग मार्केट उसका लॉस पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ऑफसेट करने की पोजीशन में है। तो ऐसी स्थिति में मैं कह रहा हूं कि एक जो स्टेलमेट की सिचुएशन आ गई है, यूरोप के देश दबाव तो देना चाहते हैं और वो शांति लाने की कोशिश भी करना चाहते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में भारत की जो छवि है, भारत की जो गुडविल है यूरोप में भी है, रशिया के साथ भी है, दूसरे इसके साथ है,
तो देखिए किससे बातचीत बनती है, किस स्तर पे बातचीत बनती है। डायरेक्ट बातचीत तो इस समय नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बातचीत बनने की उम्मीद की जा रही है जहां कोई कॉमन ग्राउंड खोजने की कोशिश की जाए, और वो कॉमन ग्राउंड भी श्रिंक होते जा रहा है कि विद पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि और ज्यादा यूरोपियन यूनियन अग्रेसिव स्टांस लेते जा रही है। विक्टर ऑर्बान ने अपोज किया है, उन्होंने कहा है कि रशियन तेल या रशियन गैस को वो पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं, जिस तरह से रशियन इकोनॉमी पे एटम बम की तरह होगा। उनका कल का स्टेटमेंट से आप देखें तो इस तरीके से ये आया है। तो मैं सोचता हूँ कि इस पूरे माहौल में इनका जाना और कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करना, ऐसे गुडविल को, ऐसे नेटवर्क को, ऐसे कॉन्टेस्ट को रिवाइव करना पॉलिटिकल लेवल पे या किसी भी लेवल पे, और उसमें काफी हमें समझ मिलेगी कि कैसे आगे जाया जा सकता है। हो सकता है कोई रास्ता निकले जिस रास्ते में भारत का योगदान और अधिक हो। और जहां तक गुडविल का सवाल है ऑपरेशन गंगा में, देखिए हम लोगों भारत की एक देश के रूप में बहुत जबरदस्त गुडविल है पूरे दुनिया में। हम सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, हार्मलेस और एक बेनेवोलेंट स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। तो वैसे कॉन्टेक्ट को, वैसे गुडविल को और मजबूत करना, रीइंफोर्स करना भी बहुत जरूरी है। तो इस लिहाज से इसके कई महत्वपूर्ण आयाम है इस आने वाले दौरे के। ठीक है अशोक जी, जिस बात का जिक्र मैं अभी कर रही थी ओझा साहब से, आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर। जब एक राजदूत के तौर पर एक व्यक्ति काम करता है, 2 दशक पहले भले ही एस जयशंकर ने वहां पर काम किया हो, लेकिन जब आप विदेश मंत्री के तौर पर जा रहे हैं तो कितनी मदद पहले मिलेगी? आप वहां की तमाम जो स्थितियां हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। दूसरी बात यह है कि जो रशिया है उस पर तकरीबन 27 देश प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। भारत पर भी दबाव है क्या? और इस दौरे के बाद क्या लगता है वो दबाव और ज्यादा बढ़ेगा? जी धन्यवाद। आपके दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। एक तो आपने कहा है जो क्या फायदा होता है, क्या इस पे वो और पा सकते हैं जो अगर वहां पर उन्होंने काम किया है, राजदूत के तौर पर काम किया है या वैसे ही किसी देश में काम किया हो। तो मैं समझता हूं जो वहां पर या ठीक है, जो जब अगर कोई भी वहां पर जाकर काम करते हैं, जैसे जितेंद्र जी ने भी बहुत और देशों में भी काम किया है, चाहे वो एम्बेसडर के रूप में नहीं परंतु गए हैं, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी उन्होंने समझ पाई है। तो इसीलिए एक तो वहां अपने आप समझ बहुत अच्छी आ जाती है, और दूसरा सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वहां पर नेटवर्क बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हो जाता है। वहां पर कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे एस्टैब्लिश हो जाते हैं, जो कि हर तरीके से हर एक पार्टी से, अगर कोई ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या अगर डेमोक्रेटिक नहीं भी हैं, तो उसमें भी जाकर आप काम करते हैं, बातचीत करते हैं, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी वहां पर जाते हैं, तब भी आपको वहां पर, और एक आपने जो वहां पर काम करके छवि बनाई है, उसका आपको बहुत अच्छा फायदा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे पूरी तरीके से इसका विश्वास है। जो चेक रिपब्लिक में जो पहले चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था, जब डॉक्टर जयशंकर वहां पर राजदूत के पद पर उन्होंने काम किया है, तो उनके बहुत अच्छे गहरे संबंध हैं वहां पर, जिसका वो पूरी तरीके से फायदा उठा पाएंगे। और स्लोवाकिया में भी जो वहां से विभाजन हो गया था दोनों देशों का। दूसरी बात है, आपने कहा है जो क्या भारत के ऊपर किसी प्रकार का दबाव होगा। देखिए यहाँ पर भारत में इसके बारे में बातचीत होती रही है, मीडिया इसके बारे में बातचीत करता रहा है, और शायद कुछ जो यहाँ पर जैसे मार्च के आखिर में और अप्रैल के शुरू में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से कोई डेलीगेशन आए थे, दिलीप सिंह थे जो उनके सैंक्शंस इंचार्ज थे, उन्होंने कहा अगर भारत सैंक्शन नहीं फॉलो करेगा तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेट्रा। तो उनको समझ नहीं थी जो भारत का क्या इसमें रवैया है, भारत का क्या इसमें स्टैंड है। परंतु अभी जो भारत ने, देखिए नेहा जी, चाहे वो राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर जैसे मैंने पहले बताया यूरोप के जो देश हों, या अभी जब क्वाड की समिट मीटिंग हुई है उसमें ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिडा, वो भारत भी आए थे मार्च में। तो सबको भारत की स्थिति जो है, भारत का स्टैंड बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया है, और सभी ये देश भारत के स्टैंड से सहमत हैं। कोई इनको असहमति नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो भारत के ऊपर दबाव डाला जाएगा जो आप भी सैंक्शंस को फॉलो करिए। क्योंकि जैसे हमने बताया है, जो वहां से तेल खरीदते हैं वो करीब 1 या 2% हमारी रिक्वायरमेंट्स का है,
हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है। और जो और देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा मात्रा में और तादाद में और वैल्यू में वहां से हैं और गैस लेते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं समझता हूं जो भारत के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ये आने वाला है जब विदेश मंत्री जयशंकर वहां पर जाएंगे। बिल्कुल, तो भारत जाहिर तौर पर बेहतर रणनीति के साथ अभी तक आगे बढ़ा है और आगे भी बढ़ता रहेगा, लेकिन इस दौरे का कितना प्रभाव भारत और रशिया के संबंधों पर पड़ेगा? कि तकरीबन 27 देश रशिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, तो क्या भारत पर भी दबाव बन सकता है? जिस बात का जिक्र अभी अशोक जी ने कहा कि देखिए भारत बहुत बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा, भारत पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। लेकिन जितेंद्र जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि भारत पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन ऐसे में रशिया के साथ तो हमारे संबंध बहुत बेहतर रहे हैं। अब जिस तरह से दौरा आज एस जयशंकर का है, क्या लगता है कि इस दौरे से रशिया और भारत के संबंधों पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, आपने कहा, मैं सज्जन हार्दी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, भारत का जो भी पोजीशन रहा है बहुत मेच्योर्ड और वेल कंसिडर्ड पोजीशन रहा है। हमने सिर्फ एक बात कहने की कोशिश की है, हम इश्यूज को अपने हिसाब से समझते हैं और समझने के बाद जो है निर्णय लेते हैं। भारत की एक विश्वसनीयता रही है रशिया के साथ योग में, और हम लोग का मकसद क्या है कि भाई युद्ध जो है किसी के हित में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, विदेश मंत्री जी ने भी कहा, सभी ने कहा कि युद्ध किसी के हित में नहीं है, लेकिन प्रोवोक करना या काउंटर रिएक्शन या किसी इस चीज में पड़ना नहीं चाहते हैं। पुतिन साहब का अपना एक मानना है कि केवल रूस जो है, देखिए कुछ सालों को छोड़ दिया जाए, तो 9वीं शताब्दी से उन्होंने अपना ऐसे भी जो लिखा पिछले साल, कहा कि संत व्लादिमीर थे, उनके हिसाब से देखा जाए तो एक जगह है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उसके बावजूद युद्ध की को कोई भी इंडोर्स नहीं कर सकता है। जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, जिस तरीके से मानवीय जान का खतरा हुआ, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहे हैं, तो इसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता है। तो भारत का असर मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बहुत ज्यादा होगा। हाँ, हमारी जो भी स्थिति वो और मजबूत होगी, जो भी हमारी क्षमता है, जो भी हमारा प्रभाव है वो और मजबूत होगा। और धीरे धीरे, जैसे सज्जन हार्द साहब ने भी कहा, कि हमारी स्थिति जो है दूसरे लोगों को समझ में आने लगी है। दबाव का जहां तक प्रश्न है, देखिए एक चीज तो लोगों को मानना पड़ेगा, और मैं भी मानता हूं कि जो भारत की विदेश नीति है निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में और बहुत जो फाउंडिंग फादर्स उन लोगों ने बनाए, और इस इंस्टीट्यूशन की अपनी इंटेग्रिटी है, अपनी विजडम है, और पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे कोई भी आए, उसकी जो बेसिक कोर विजडम है, उस विजडम को सभी ने सम्मान दिया है। तो हमें नहीं समझता कि उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है, और न दबाव बनाने की कोशिश लोग करते रहेंगे, ये उनका काम है करना। 1950 के दशक में देखें, जॉन फॉस्टर डलस ने कहा कि जो अमेरिका के साथ नहीं है वो अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन उस दबाव को भी भारत ने उस समय झेला, और आज भी आपने देखा कि कितना अधिक दबाव है। सज्जन साहब ने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस तक की जो है वो धमकी दी गई अमेरिका की तरफ से, लेकिन भारत चुपचाप खड़ा रहा, और खड़े रहने के बाद क्वाड समिट में आप देखें कि क्या बाइडेन साहब का ये बयान आया कि उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत और अमेरिका की मित्रता जो है बढ़ती ही रहेगी। तो देखिए, ये आपकी शक्ति पे, आपकी क्षमता पे और आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप दबाव को कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन भारत की ओवरऑल नेचर और इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, और इसके लिए इंगेजमेंट का बढ़ना बहुत अधिक है। कभी कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में हम डायरेक्ट उनसे मिलने की बजाय तमाम लोगों के साथ टच में रहें, और क्या जो इकोसिस्टम है, क्या जो बेसिक फीलिंग है, क्या एटमॉस्फेयर है, उसको जान के रखना भी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में पूरे यूरोप के और दुनिया के जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हम टच में हैं, और ये टच में रहना, ये उनसे इंटरेक्ट करते रहना बहुत आवश्यक होता है, और वो जो हमारी पोजीशन है उसको और मजबूत करने में मदद करता है। ठीक है अशोक जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, क्योंकि देखिए 27 देश तो सहमत है, जो चाहते हैं कि रूस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ऐसे में अभी भी जो यूक्रेन और युद्ध के बीच जो हालात है वो बेहतर नहीं है, अभी भी हालात वही है, हालांकि यूक्रेन पूरी तरह से तहस नहस हो गया। लेकिन क्या लगता है कि अब आर्थिक तौर पर और ज्यादा रूस को तोड़ने के लिए ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, या उसकी बारीकियों को अब समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा रूस की अगर लगाया जाता है? देखिए, अभी तक जिसे कहा जाता है 5 ट्रांचेस लगा दिए गए हैं, 5 बारी जो हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। एक चीज इसमें बात समझने की है, जो भी ये सैंक्शंस हैं, अभी देखा है हमने जो इतिहास में जो कुछ भी हुआ है, जो सैंक्शंस का प्रभाव एकदम जल्दी से नहीं लगता है, वो उसमें कुछ समय लगता है। और इसीलिए अगर देखा जाए जो अभी रूस की जो अर्थव्यवस्था है, कुछ लोग कहते हैं जो देखिए उसका जो रूबल टू डॉलर जो एक्सचेंज रेट था
130 140 चला गया और अब करीब 65-70 के आसपास आ गया है, तो उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर मैं ये मानता नहीं हूँ। देखिए, सभी जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे IMF है, वर्ल्ड बैंक है वगैरह, उन्होंने कहा है जो करीब 10 से लेकर 14% तक उसकी जो अर्थव्यवस्था है GDP में, उसमें कमी आएगी। तो उसका तो बहुत ही बड़ा मुआवजा उसको चुकाना पड़ेगा, रूस को चुकाना पड़ेगा। परंतु इसके साथ साथ देखिए, जो और देश हैं जो कि बहुत ही ज्यादा निर्भर हो गए हैं ऊर्जा के ऊपर, रूस की ऊर्जा के ऊपर, चाहे तेल है, गैस है, कोयला है, उसके ऊपर बहुत निर्भरता उनकी हो गई है। तो वो इसके दाम बढ़ रहे हैं, तो उनको भी इसका नुकसान सहना पड़ रहा है। चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, भारत में भी हम देख रहे हैं जो कैसे दाम बढ़ रहे हैं। परंतु इन सबसे ज्यादा आगे बढ़कर हम देखें तो जो खाद्य पदार्थ हैं, अन्न पदार्थ हैं, वहां उसकी बहुत कमी हो रही है, क्योंकि अब करीब 25 मिलियन टन जिसे कहा जाए, चाहे वीट हो या मेज हो, जो कि यूक्रेन में जिसे ब्रेड बास्केट है पूरी दुनिया का, तो वो वहां पर पड़ा हुआ है। क्योंकि ब्लैक सी के ऊपर अब पूरी तरीके से कंट्रोल रूस का है, तो वो किसी भी शिपिंग को वहां से नहीं जाने दे रहा है। और उससे जो कि बहुत सारे देश हैं, चाहे अफ्रीका में हैं, जो कि सभी अपना खाद्य पदार्थ इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, कमी बहुत हो गई है और अवेलेबिलिटी नहीं है। हमने अपने आसपास ही देखा है, श्रीलंका में देखिए क्या खराब हालात हो गए हैं। तो उससे भी ज्यादा खराब हालात और देशों में होंगे, तो और देशों को भी इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। तो ये सभी कुछ देखते हुए भारत हमेशा से कहता रहा है, जैसे जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है, जो हम शांति की तरफ जाना चाहते हैं और हम शांति की तरफ बातचीत के द्वारा जाना चाहते हैं। क्योंकि और लगते रहे उसको, रूस को नुकसान होगा, पूरी दुनिया को नुकसान होगा, यूक्रेन को नुकसान होगा, परंतु शांति का हम बहाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको बातचीत से ही इस युद्ध का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं कि देखिए, बातचीत से ही सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा, बजाय एक दूसरे को अटैक करने के, बजाय एक दूसरे पर हमला करने के। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।